आज का जो हमारा टॉपिक है वो उतना ही इम्पोर्टेंट 11th में है जितना इम्पोर्टेंट आपका कॉलेज में है। तो ये कॉलेज के पर्पज़ से अगर बात की जाती है तो सिर्फ और सिर्फ बीएससी फर्स्ट ईयर में ही ये क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी 11th के पर्पज़ से अगर आप देखते हैं तो 11th में तो ये इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। तो आज का जो टॉपिक हम लोगों के पास है वो है केपलर्स सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, या फिर इसे ही हम क्या बोल देते हैं हिंदी में अगर बोला जाए तो इसे बोलते हैं ग्रहों से संबंधित केपलर का द्वितीय नियम। तो वैसे तो केपलर के ग्रहों से संबंधित 3 नियम है। पहला नियम जो है वो पाथ का नियम होता है, या फिर मार्ग का नियम, या फिर दीर्घवृत्तीय कक्षा का नियम हम कहते हैं। दूसरा जो होता है वह क्षेत्रफल का नियम कहलाता है, और तीसरा जो होता है हमारा वो होता है समय अंतराल या फिर आवर्तकाल का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। तो ये सारी चीज़ें हम लोग के पास, तीनों को हम लोग नहीं देखेंगे आज, सिर्फ हम केपलर सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखते हैं और उसका डेरिवेशन देखते हैं कि उसका डेरिवेशन हम लोग किस तरीके से डिराइव करेंगे। तो केपलर का सेकंड लॉ बोलता क्या है कि अगर मान लेते हैं कोई भी जो पाथ है, कोई भी प्लैनेट जो है वो अगर सन के चारों ओर इलेप्टिकली या फिर दीर्घवृत्तीय कक्षा में अगर चक्कर लगा रहा है, जिसके फोकस पर क्या चीज़ है अपने पास, कोई सन है इस तरीके से, और ये प्लैनेट अगर मान लेते हैं हम लोग का अर्थ है इस तरीके से, ई हम लोगों ने मान दिया, तो अगर वो एक टाइम टी पर, किसी टाइम टी पर अगर वो 5 किलोमीटर चलता है तो नेक्स्ट टी टाइम पर भी क्या चलेगा, 5 किलोमीटर, मतलब सेम एरिया वो क्या करेगा, कवर करेगा। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि इस तरीके से मैंने इसको मिलाया, और यहाँ से इस पर जो पोजीशन वेक्टर है या फिर स्थिति सदिश जो है प्लैनेट का करस्पॉन्डिंग टू सन या विथ रिस्पेक्ट टू सन, सूर्य के सापेक्ष जो अर्थ है उसका पोजीशन वेक्टर या फिर स्थिति सदिश कितना है, वेक्टर आ रहा है, और किस टाइम पर, तो मान लेते हैं टी टाइम पर, और मान लेते हैं कि कुछ टाइम बाद ये जो अर्थ है ये मूव करते करते कितना, स्मॉल वेक्टर v वेलोसिटी से, लीनियर वेलोसिटी से, रेखीय वेग से वो क्या करता है, गति करता है। और ये मान लेते हैं ये वाला पॉइंट हमारा a हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हमारा b हो जाएगा, और b पॉइंट पर t प्लस डेल टी टाइम पर पहुंचता है। ठीक है, मान लेते हैं कि आपस बनने वाला जो एंगल है वो हमारा क्या है, थीटा है। अब इसको हम लोग अगर मानना चाहें तो ये भले कर्व दिख रहा है, लेकिन इसको हम लोग एज इट इज ट्रायंगल की तरह मान सकते हैं, और ये परपेंडिकुलर बनाने पर ये ट्रायंगल बनेगा। तो ये लगभग हम लोग के पास किस तरीके से आ गया है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं क्या चीज़, अगर हम लोगों ने इस तरीके से इसको माना, मैंने नॉर्मल एक खींच दिया, और नॉर्मल खींचा है तो हम लोग के पास कैसा हो जाएगा, तो इसको मैंने बोला 90 या फिर 90 डिग्री, इस तरीके से नॉर्मल अगर मैंने खींच दिया है तो पोजीशन वेक्टर हम लोगों ने इस तरीके से लिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या चीज़ है, जो एरिया है, मतलब सेम एरिया कवर करेगा, टाइम हर एक सेम टाइम में जो प्लैनेट है वो क्या करेगा, सेम एरिया कवर करेगा अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर। तो यहाँ से अगर मैं उसके एरिया के बारे में बात करता हूँ तो हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है, या एरिया ऑफ ट्रायंगल, या फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, इसी को बोल दिया जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। और वो भी कौन सा वाला, तो समकोण त्रिभुज का, राइट ट्रायंगल जो ट्रायंगल होता है उसका जो एरिया होता है वो हमारा कैसा होता है, तो वो होता है, अगर मैं एरिया को डेल ए से रिप्रेजेंट कर देता हूं तो हमारे पास होता है हाफ, और ये हो जाता है हमारा बेस, और ये हो जाता है हमारा हाइट। ठीक है, आधार और ऊंचाई। तो यहां से अगर मैं लिखता हूं तो एक हो गया बेस, बेस हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वेक्टर आर। और हाइट की अगर बात की जाती है या परपेंडिकुलर की जब बात की जाती है तो ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर, एंगल का सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये हमारा हो जाएगा वेक्टर ऑफ ए बी, या फिर हम ए बी भी बोल सकते हैं, ए बी ही बोलना ज़्यादा बेटर है। इसको हम लोगों ने माना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान देखते हैं, क्योंकि हम लोग को ए बी की वैल्यू निकालनी है, और हमें पता है कि ए बी का मतलब क्या हो जाता है, अगर मैं यहाँ से डायग्राम से, तो बाय डायग्राम या फिगर हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ से थोड़ा ध्यान देना, वेलोसिटी जो होता है
अगर मैं वेलोसिटी निकाल रहा हूँ, वेग निकाल रहा हूँ, तो वेग क्या चीज़ है? तो स्थिति में परिवर्तन, विस्थापन में परिवर्तन या फिर स्थिति में परिवर्तन ही क्या समय के सापेक्ष या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अपना क्या कहलाएगा? वो वेलोसिटी कहलाएगा। तो वेलोसिटी क्या चीज़ हो जाएगा? तो वेक्टर v इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं? तो ये बोल सकते हैं ए बी अपॉन कितना टाइम में चेंज हो रहा है। भाई अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर मैंने इसको वेक्टर ऑफ ए बी, चलिए इसको वेक्टर ऑफ ए बी कर लेते हैं, अपॉन कितना है, टाइम कितना लगेगा? तो फाइनल टाइम है टी प्लस डेल टी और माइनस इनिशियल टाइम जो प्रारंभिक टाइम है वो कितना है? टी है। तो यहाँ से अगर मैंने ए बी निकाला, अच्छा ए बी को हम क्या लिख सकते हैं या फिर ऐसा लिखना चाहें तो हमें पता है कि क्या कहलाता है? वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए अपॉन कितना हो जाएगा? इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो नीचे में डेल टी आ जाएगा। तो वेक्टर बी जो वेलोसिटी है, जो लीनियर वेलोसिटी है, जो रेखीय वेग है, जो प्लेनेट क्या कर रहा है? सूर्य के चारों ओर इस तरीके से रोटेट कर रहा है, मतलब चारों ओर घूम रहा है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, वेग कितनी है? तो वह वेक्टर बी हो जा रहा है। और यहाँ से अगर हम लोग लेना चाहें इसका, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए बी और अपॉन हो जाएगा डेल टी। तो यहाँ से हमारे पास वेक्टर ऑफ ए बी की वैल्यू कितनी होगी? वेक्टर ऑफ ए डेल टी। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू फिर कितना आ जा रहा है? तो यहाँ से हम देखते हैं, अगर ए बी वेक्टर ए बी की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं कहाँ? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो हम लोग बोल देंगे पुट द वैल्यू ऑफ वेक्टर ऑफ ए बी इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम समीकरण एक में वेक्टर ए बी का मान रख देते हैं, वैल्यू रख देते हैं, तो हमारे पास जो एरिया है डेल ए जिसे हमने बोला है वो कितना आएगा? तो हो जाएगा हाफ, और ये वेक्टर आर, और ये कितना हो जाएगा ए बी की वैल्यू? तो ये हो जाएगी हमारा वेक्टर वी इंटू डेल टी। तो यहाँ से डेल ए हमारे पास कितना हो जाएगा? तो डेल टी और ये 2 कांस्टेंट हो जाएगा, बचेगा वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर वी। ये हमारे पास इस तरीके से। लेकिन अगर मैंने इसमें वेक्टर ए का डेल टी ऊपर नीचे एम का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया इस तरीके से। m किसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया? तो वो क्योंकि एक कांस्टेंट राशि, कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो हम लोग उसको किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनवेरिएंट है। तो 2m मतलब निश्चर है, वो चेंज नहीं होगा। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? मास इनटू वेलोसिटी, या फिर द्रव्यमान गुणित वेग क्या होता है? तो ये कहलाता है मोमेंटम या फिर संवेग। तो इसको हम लोगों ने इस तरीके से लिखा। लेकिन हमें ये चीज पता है कि एक होता है एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग या एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? तो पोजीशन वेक्टर क्रॉस क्या चीज है? मोमेंटम वेक्टर, या फिर स्थिति सदिश और क्रॉस प्रोडक्ट उसका किसके साथ? संवेग सदिश के साथ। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो यहां से अगर हम लोग वैल्यू निकालना भी चाहें तो हमारे पास किस तरीके से आ रहा है? दोनों साइड वेक्टर क्वांटिटी हो जा रही है, और जो हम लोगों ने इस तरीके से वैल्यू निकाला है, ये एक्चुअल में वैल्यू हम लोग के पास कैसा आ रहा है और क्या चीज आ रहा है उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहां तक तो क्लियर है। तो डेल टी ये हो गया 2m, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा भाई? तो इसको हम लोगों ने लिखा वेक्टर एल। अच्छा, वेक्टर एल है क्या चीज? तो मैंने बताया एंगुलर मोमेंटम, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? कोणीय संवेग। ठीक है। तो यहां से हमारे पास डेल ए हो गया। अगर मैंने इसी को डेल ए और ये डेल टी को अगर मैंने नीचे ले आया, ये डेल टी नीचे आ गया, तो यहां से हमारे पास बच रहा है वेक्टर एल अपॉन 2m। वेक्टर एल अपॉन 2m मतलब क्या हो रहा है कि एरिया जो है वो एरिया में चेंजेस हो रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है। जब टाइम चेंज हो रहा है तो एरिया भी टाइम चेंज हो रहा है, मतलब अगर टाइम चेंज हो रहा है सेम टाइम में तो सेम एरिया क्या करेगा? कवर करेगा। तो देखना ये है कि ये जो है कांस्टेंट है कि नहीं है, क्योंकि ये अगर कंजर्व रहा, ये वैल्यू अगर कंजर्व रही या संरक्षित रहा या कांस्टेंट रहा, तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ, जो प्लैनेट होते हैं, सभी प्लैनेट वो सन के चारों ओर कैसे मूव करते हैं? सेम टाइम इंटरवल में सेम एरिया कवर करते हैं। तो यहां से अपने पास एक चीज और है, जो फॉर्मूला होता है, एक तो कपल ऑफ टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, या फिर बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है टॉर्क इज इक्वल टू डी वेक्टर एल अपॉन डी टी। अब यहाँ ये है कि जब ये रोटेट कर रहा है मतलब मीनिंग क्या हो जाता है? देखिए ध्यान देना, कोई भी अगर पार्टिकल या फिर कोई अगर प्लैनेट अपने एक्सिस पर, वेक्टर एल कब निकलेगा? जब कोई प्लैनेट या फिर कोई पार्टिकल अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, अपने अक्ष के परितः घूमता है। जैसे अर्थ की बात की जाए तो अर्थ क्या चीज है? अपने एक्सिस के अराउंड घूम रहा है।
अब उसका कोणीय संवेग क्या है, कांस्टेंट होता है हर किसी का जो अपने एक्सिस पर घूम रहा है। या फिर एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कैपिटल वेक्टर एल, वो क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होगा। उसी की वजह से ही क्या होता है, अपने पास जो वैल्यू होती है हमारे पास कैसी, कि वो एक दिन में 24 घंटे ही तय दिन रात लगाने में तय करेगा, या फिर वो एक साल में 365 दिन ही लगाएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो वेक्टर एल पर डिपेंड करता है। तो हर एक पार्टिकल, हर एक प्लेनेट जो अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, उसमें क्या इंड्यूस्ड होगा, उसमें क्या चीज अपने पास प्रेरित होगा, तो उसमें होगा क्या चीज, कोणीय संवेग या फिर एंगुलर मोमेंटम। तो हमेशा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट होता है तो मतलब क्या हो गया, तो ये भी कांस्टेंट हो गया है। अब कांस्टेंट का मतलब क्या है कि चाहे हम इसकी वैल्यू डेल ए अपॉन डेल टी की वैल्यू एक बार निकालें, तो अगर मान लीजिए 5 आ रहा है, तो दूसरे बार फिर से अगर निकालते हैं तो उसकी भी वैल्यू क्या आने वाली है, 5 आने वाली है। तीसरे बार भी निकालते हैं तो क्या आने वाली है, 5 आने वाली है। चौथे बार, तो इसको कांस्टेंट बोला जाता है कि हम अलग अलग टाइम में हम क्या निकाल रहे हैं, अगर वैल्यू निकाल रहे हैं तो सबकी वैल्यू हर एक टाइम में, हर अलग अलग टाइम में क्या आने वाली है, सेम आने वाली है, तो वो कंजर्व हो गया। मतलब क्या समझ में आ रहा है यहां से, कि सेम टाइम इंटरवल में जो एरिया कवर करेगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। और यही अपना कहलाता है क्या चीज, केपलर्स का सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन हो जाता है जिसको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ये 11th में जिस तरीके से था इंपॉर्टेंट, वैसा ही कॉलेज के लिए था।